नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 10वां उपन्यास है। इससे पहले हमने 9 उपन्यास कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आज 10वां उपन्यास है। आज के हमारे उपन्यास का शीर्षक है राग दरबारी। इसकी बात करें तो राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1968 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। श्री लाल शुक्ल का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 लखनऊ जनपद के अंतरौली गांव में तथा मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 लखनऊ में हुई थी। व्यंग्य लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार हैं ये। पहला प्रकाशित व्यंग्य की बात करें तो अंगद का पाँव 1958 में जो है प्रकाशित हुआ था। ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ थे। शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत, दोनों का ही इनको बहुत ज्ञान था। 1970 में इनके लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये याद रखना कि सन 1970 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विश्रामपुर के संत के लिए व्यास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण आदि सम्मान जो है इनको 2008 में ये मिला है। इनके सभी उपन्यासों की बात करें तो सोनी घाटी का सूरज, इसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ था। ये इनका पहला उपन्यास है। इसके बाद बात करें तो अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999, राग विराग 2001 में तथा उमराव नगर के में कुछ दिन, ये जो है 1986 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। यह व्यंग्य की उच्च कोटि का उपन्यास है। तो ये याद रखना कि व्यंग्य की उच्च कोटि का उपन्यास है। राग दरबारी का अनुवाद अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। तो ये भी याद रखना कि इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अन्य 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है। तो ये भी याद रखना कि किस स्थान का इसमें जिक्र हुआ है, तो यह है शिवपालगंज नामक एक गाँव की कहानी है ये, जो 35 अध्यायों में विभक्त है। राग दरबारी एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में 1986 में नज़र आता है। इसका लेखन 1964 के अंत में हुआ और अपने अंतिम रूप में जो है 1967 में समाप्त हुआ। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत दी गई है। वर्तमान समय तक इस पुस्तक की 5 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद की खींचतान को दिखाया गया है। कहानी का मुख्य बिंदु यही है कि जब आदर्शवाद और यथार्थवाद आपस में टकराते हैं तो पहले हार मानने वाला आदर्शवादी होता है। तो ये याद रखना। 50 साल पहले जिसे श्री लाल शुक्ल जी ने आज का भविष्य तय किया, वह वास्तव में सच साबित हुआ। राग दरबारी में व्यंग्य कथनों की बात करें तो कथन इस प्रकार से हैं कि वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। नेक्स्ट है स्टेशन बैंगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। गलियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है। कहा तो
घा घा घास खोद रहा हूँ। अंग्रेजी में इसे एक रिसर्च कहते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए रॉब की ज़रूरत होती है और रॉब के लिए अंग्रेजी की। तो ये भी याद रखना कि ये कथन इसमें कहा गया है कि हृदय परिवर्तन के लिए रॉब की ज़रूरत होती है और रॉब के लिए अंग्रेजी की। लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। वास्तव में कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा है कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं बचता, वह अपने आप ख़त्म हो जाती है। प्रिंसिपल साहब उसकी तरफ देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बामन हैं और मैं भी बामन हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता है। हमारे इतना पढ़ लेने के बाद भी पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। भाखड़ा नंगल बांध, तो यहाँ पे देखिए भाखड़ा नंगल बांध का भी जिक्र आया है। भाखड़ा नंगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं कि आह, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी, उनकी वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। थाने के सामने एक नंग धड़ंग लंगोटधारी भंग घोट रहा है। वह अकेला सिपाही 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालात में जहां है वहीं से वह 20 गांवों के अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो पता लगा सकता है तथा अपराध ना हुआ हो तो भी उसे करा सकता है। राग दरबारी एक गांव की कथा है, ये रविंद्रनाथ त्यागी जी ने कहा है। पात्रों की बात करें तो पात्रों में रंगनाथ हैं। इतिहास से एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। उपन्यास का मुख्य पात्र है ये। रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपने मामा वैद्य जी के गांव शिपालगंज आता है। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है। इसके बाद बात करें तो वैद्य जी हैं। वैद्य वह सभी गांव के राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। वे व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, स्वार्थी, रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण भारतीय राजनीति का प्रतीक है। इसके बाद प्रिंसिपल साहिब हैं। प्रिंसिपल साहिब की बात करें तो जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहिब, छामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। ये चाटुकार, चुगलखोर तथा अपने आप में चालाक व्यक्ति हैं। बद्री अग्रवाल वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। ये पहलवानी का शौक़ है। रूपन वैद्य जी का छोटा बेटा है। यह आज क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। परीक्षा में पास होने की रुचि न होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है। खन्ना लेक्चरार, ये इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर हैं। शोषित अध्यापक, ईमानदार, तो ये शोषित भी हैं, अध्यापक हैं और ईमानदार हैं। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर है। ये बद्री अग्रवाल के साथ राजनीति में सहभागिता है। वैद्यनाथ जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार सहभागिता। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है। ये हमेशा नशे में डूबा रहता है। सनीचर, इसका असली नाम मंगलदास है, लोग उसे सनीचर बोलते हैं। वैद्य जी का नौकर है ये। फिर है इसके बाद लंगड़, अस्थाई आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है। बेला उपन्यास की एकमात्र नारी पात्र है ये, तो ये भी याद रखना कि इस उपन्यास की एकमात्र नारी पात्र है ये बेला। रूपन और बद्री पहलवान दोनों के साथ प्रेम प्रसंग होता है, बाद में दोनों ही इसे छोड़ देते हैं। अब कथानक की बात करें तो कथानक इस प्रकार से है कि राग दरबारी की कथा का केंद्र शिवपालगंज है। कहानी की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है, जो वैद्यनाथ का भांजा है। रंगनाथ 5-6 महीने के लिए शिवपालगंज आता है। वह शिवपालगंज की राजनीति को देखकर
त्रस्त हो जाता है। यह गांव की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है किंतु असफल हो जाता है। उसके खुद के मामा वैद्य जी वहाँ के छंगामल इंटर कॉलेज में प्रबंधक हैं और गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड भी हैं, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं किंतु असल में कुछ भी नहीं करते। वैद्य जी के दो पुत्र हैं, बद्री पहलवान। तो याद रखना कि वैद्य जी के दो पुत्र हैं, एक बद्री पहलवान और एक रुपन बाबू। ये दोनों वैद्य जी के सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। रंगनाथ इस सब से भाग जाना चाहता है किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और यही यथार्थवाद है। रंगनाथ का आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है। तो ये ऊपर बात कही गई थी कि इस उपन्यास में यथार्थवाद के सामने जो है आदर्शवाद हार मान लेता है और वह गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। इसके बाद उद्देश्य की बात करें तो उपन्यासकार का उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकृतियों को उभार कर दिखाना है। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी व ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के इस शब्दों में वैद्य जी थे और रहेंगे। उपन्यास पढ़ने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी में दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और नेहरू जैसी झुंझलाहट है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच खींचातान को दिखाया गया है। यद्यपि उपन्यासकार ने अंचल का परिचय इस उपन्यास में नहीं दिया, फिर भी उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों का नाम तथा इस जिले की प्रकृति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट कर देती है कि उन्नाव, फतेहपुर, तो ये स्थानों के नाम याद रखना, उन्नावपुर, फतेहपुर एवं रायबरेली में प्रचलित शब्दों के बहुत सटीक प्रयोग ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अंततः कहा जा सकता है कि श्री लाल शुक्ल ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समाज के चरित्र को सामने रख दिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। भाषा की बात करें तो राग दरबारी की भाषा मिथकीय शिल्प व देशज मुहावरों से गढ़ी है। समीक्षा की बात करें तो समीक्षा में श्रीपत राय की जो समीक्षा कथा पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसमें यह बजाबता ऐलान किया गया कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। इसके बाद बात करें तो 1975 में नित्यानंद तिवारी ने अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी में राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथन भंगी को व्यंग्य लीला की संज्ञा दी है। तो ये किसने दी थी व्यंग्य लीला की संज्ञा? ये दी थी नित्यानंद तिवारी ने। परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा धर्मयुग में प्रकाशित हुई है। उक्त समीक्षा में वे यह बताते हैं कि राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारा बुद्धिजीवी समाज ही कर पा रहा है। इसके बाद लास्ट है कि राग दरबारी पर चर्चा के क्रम में अंग्रेजी के जिन विद्वानों के नामोल्लेख किया जाता है, उनमें रूपर्ट स्नेल प्रमुख हैं। पेंगुइन से राग दरबारी के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के पहले ही 1990 में रूपर्ट स्नेल ने उक्त कृति पर एक लंबा विवेचनात्मक लेख लिखा था। तो यहाँ पर जो है ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो अगला उपन्यास हम जो है जल्दी ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है आज 10वां उपन्यास था। इससे पहले हमने 9 उपन्यास पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।